हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरियल प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो आज हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर टेक्नीशियन फिटर का जो पेपर था 22 दिसंबर 2022 2012। ओके 2022 नहीं, 22 दिसंबर 2012 में जो हुआ था उस पीवाईपी पेपर को डिस्कस करेंगे। ओके, इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है और कुछ नॉन टेक के क्वेश्चंस है। जो नॉन टेक क्वेश्चंस है उसके मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगी वीडियो के लास्ट में। ओके, वो आप स्क्रीनशॉट्स निकाल लेना और जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, बिकॉज मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ऑब्वियसली बैकग्राउंड नॉइज आएगा ही। जस्ट फोकस की, बैकग्राउंड नॉइज कोई है ही नहीं, बस मेरा आवाज़ है। इस तरह से फोकस करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर था। 1.5 घंटे का टाइम था एंड ऑल, और कट ऑफ अप्रॉक्स 62 मार्क्स समथिंग कुछ गया था। अब जो जिन लोगों ने आईटीआई का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है और आईटीआई टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा पेपर होगा और ये पूरी एक सीरीज़ होगी, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ये बताने से पहले मैं बता दूं, आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्जाम कॉम्बो पैकेज 5 ट्रेड है जिनका जो है हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है एम रेलवे एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें है टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर और वेल्डर। एंड इलेक्ट्रीशियन टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज, इसका 5 दिसंबर को हम इसे लॉन्च करेंगे। इसमें 10 सेट है, तो तब तक वेट कीजिए। अभी आप सिर्फ हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एंड अब अगर आप इसको कभी और देख रहे हो, लाइक अगले साल देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, तभी भी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ऑब्वियसली ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर एग्जाम के लिए बना रखी है, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चंस तो वही होंगे, क्वेश्चंस चेंज नहीं होंगे आपके एग्जाम्स में। तो प्लीज जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्लियर करनी है तो ध्यान रखिए, अगर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है तो आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाना है, थ्योरी भले आप कम पढ़ लीजिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वन मोर थिंग, आप लोग एक डायरी लेकर बैठिए साथ में। जो भी पॉइंट्स जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, वो पॉइंट्स आपने लिखने हैं आपके साथ और उसको एज इट इज मगअप करना है। बिकॉज ये जो आईटीआई बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, इसमें कंसेप्ट बहुत ही कम होते हैं बट फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो फैक्ट्स आपको याद करने पड़ते हैं, कंसेप्ट तो वही क्लियर हो जाते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्स हो तो वो क्लियर नहीं होते हैं, उसे याद करना पड़ता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये था सेट डी। ओके, चलो, तो पहला ही क्वेश्चन नॉन टेक है, तो इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज? स्टड, की, पिन, रिवेट। तो जब भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो लोग की को तो ऑब्वियसली इसको एलिमिनेट करेंगे, हम लोग पिन को भी एलिमिनेट करेंगे। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टड और रिवेट में। ध्यान रखिए, रिवेट एक रिवेटिंग जो ऑपरेशन होता है ये परमानेंट फास्टनिंग होती है। परमानेंट फास्टनिंग इस तरह से जैसे हम वेल्डिंग कर रहे हैं कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ दो रॉड्स है समझो, हमने इसको वेल्डिंग कर लिया। ओके, हमने इसे वेल्ड कर लिया। अब जब हम इसे वेल्ड कर रहे हैं तो मुझे बताना, इसको कॉर्नर वेल्ड, सॉरी फिलेट वेल्ड करते हैं इस तरह से, ठीक है। हम्म, जब हम इसे वेल्ड कर रहे हैं, अगर हमें इन दोनों को एक दूसरे से हटाना है, ठीक है, ये जॉइंट अगर हमें हटाना है तो हम इस जॉइंट को हटाने के लिए कम से कम कोई एक तो पीस होगा जो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हमें, या फिर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा ही जरूर। उसी तरह से रिवेटिंग में भी होता है। हम लोग जब भी रिवेट पढ़ते हैं हमें लगता है कि अरे ये सिर्फ एक कील की तरह होगा, इसको ठोक दिया जाएगा, होगा खत्म। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। रिवेटिंग इज ऑल्सो अ परमानेंट जॉइंट। जिस तरह से वेल्डिंग है उसी तरह से रिवेटिंग भी है, ध्यान रखना है, ये लिख लीजिए, रिवेटिंग एंड वेल्डिंग आर परमानेंट फास्टनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर्स यूज फॉर कनेक्टिंग इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स। तो अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स है तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा गियर यूज करेंगे? हेलिकल गियर, बिवेल गियर, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन गियर। ध्यान रखिए, अगर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स है तो हम वहां पे बिवेल गियर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? बिवेल गियर का इस्तेमाल करते हैं। और स्पर गियर का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जब पैरेलल अगर शाफ्ट्स है तो वहां पे हम स्पर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और जो हेलिकल गियर है इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलिकल गियर का और एक नाम है, इसका नाम है हेरिंग बोन गियर। लिख लीजिए, हेरिंग बोन गियर।
ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गियर इज ऑल्सो नोन एज हेरिंग बोन गियर। तो हेलिकल गियर को ही हेरिंग बोन गियर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा गया है, ध्यान रखना। तो देखो, 1 माइक्रोन जो होता है आपका, वो होता है, 1 माइक्रोन होता है आपका 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कितना होता है? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये होगा 1/10,000। कितना होगा? 1/10,000। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁶ मीटर। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ mm। ओके, ध्यान रखना, ये लिख लीजिए, कहीं टेबल बना लीजिए और इसे लिख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्वर्सेशन वाला जो होता है ना, डिग्री टू फ़ारेनहाइट, माइक्रोन टू सेंटीमीटर, गैलन टू लीटर, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, 1/10,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। तो देखो, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है। ठीक है, क्या है ये? एक रेशियो है। इसमें क्या, रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो, कि हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, हम उसको एक मतलब हमारा जो वाटर होता है उसको 4 डिग्री सेल्सियस में उसकी डेंसिटी के साथ जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी हम मेजर करते हैं। अगर रेशियो 1 आता है तो समझ जाते हैं हम लोग कि जो हम लिक्विड टेस्ट कर रहे हैं या जिसकी डेंसिटी हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में वाटर है। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो जो भी लिक्विड है, जो भी आप सब्सटेंस जिसका आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं विथ वाटर, उसमें हम क्या समझेंगे कि वो वाटर से भी ज़्यादा डेंस है, वाटर से भी ज़्यादा क्या है, वो वजन है, मतलब क्या कहेंगे, हेवी है। ओके, ध्यान रखना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? एक रेशियो है डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर substance or particular liquid with that of what water, but at 4 डिग्री सेल्सियस। ये समझ लेना आप लोगों को, 4 डिग्री सेल्सियस का एक क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को कि वाटर जो है वो किस टेम्परेचर पे कुछ डिफरेंट बिहेव करता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, cast iron is used to manufacture machine beds because it is heavy, it is cheap, it is brittle, it resists more compressive load। तो ध्यान रखना है, कास्ट आयरन जो है ये इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें कॉम्प्रेसिव लोड को रेजिस्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो ध्यान रखना इसकी जो डैम्पनेस प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई हम कास्ट आयरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हर दूसरे मशीन्स में आप देखना उसका जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना है। जैसे लेथ मशीन का बेड है, आपके आपके जो भी वर्कशॉप में जितने मशीन्स देखोगे, पूछ लेना आपके इंस्ट्रक्टर से कि ये किस चीज का बना हुआ है, इसका जो बेड है वो किस चीज का, वो आपको आंसर ही देगा कि ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिल जाएगा लास्ट में आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हाई HSS। HSS का मतलब क्या है? हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील में क्या होता है? ये होता है 18:1, इस तरह का रेशो होता है। ओके, इसमें होता है टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम। इसमें 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है, ठीक है और 1% वैनेडियम होता है। ओके, ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, रबर इज डैश इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। ठीक है, रबर इज व्हाट इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। तो रबर क्या इलास्टिक से ज्यादा, सॉरी, रबर क्या माइल्ड स्टील से ज़्यादा इलास्टिक है या उससे कम इलास्टिक है? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैम रबर है तो रबर ज़्यादा इलास्टिक होगा ऑब्वियसली माइल्ड स्टील से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखोगे या फिर आपने कभी टेंशन टेस्ट की होगी लाइफ में प्रैक्टिकल करते समय, तो आप देखना रबर फटाक से टूट जाता है, फटाक से टूट जाता है, या फिर वो इतना टेंसाइल वो स्ट्रेंथ नहीं सहन कर पाता है जितना माइल्ड स्टील कर पाएगा। तो ध्यान रखना है, रबर इज लेस इलास्टिक देन आपका माइल्ड स्टील। ओके, रबर इज लेस इलास्टिक देन माइल्ड स्टील। ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन विथस्टैंड शॉक लोड। ओके, जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लाइक
15 मिनट लग जाएंगे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए। 15 मिनट भी बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो उसको रिवाइज करने के लिए आपको 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन उससे एक क्वेश्चन लाजमी है, हर दूसरे पेपर में आपको मिलेगा, ध्यान रखना है। तो देखो हार्डनेस ये जो होती है ना, ये सरफेस प्रॉपर्टी होती है। सरफेस प्रॉपर्टी माने जैसे आपकी स्किन है, ठीक है, तो आपके स्किन पे आप आपका अगर नाखून घुमाओगे तो वहां पे अगर स्क्रैच आ रही है तो समझ लेना कि वो क्या है, ये इसकी आपके बॉडी की हार्डनेस कम है, ऐसे समझ लो। ओके, तो ये क्या है, हार्डनेस एक सरफेस प्रॉपर्टी है। ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ब्रेक होने से पहले बताएगा नहीं कि मैं ब्रेक हो रहा हूँ। जैसे कांच है, अगर आप कांच ऊपर से फेंक रहे हो तो फटाक से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बताएगा नहीं कि मैं टूट रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आप किसी तरह का स्टील वगैरह लेकर आ रहे हो तो वो अगर आप ऊपर से फेंक भी देते हो तो वो टूटेगा नहीं। वो मतलब ऐसे नहीं है कि भाई एक झटके में टूट जाएगा, है ना। तो वो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह उसको अगर आप टेस्ट वगैरह करोगे तो तब जाके वो टूटेगा। लेकिन ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें डिस्टॉर्शन होने से पहले किसी भी तरह का इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा। कास्ट आयरन भी एक ब्रिटल मटेरियल है। जितना ज्यादा मटेरियल हार्ड होता है, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा मटेरियल हार्ड होता है उतना ज्यादा वो ब्रिटल भी होता जाता है। साथ ही साथ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिससे हम लोग जो है उसके बहुत ऐसे बारीक बारीक लंबे लंबे ऐसे तार बना सकते हैं, ठीक है, वायर बना सकते हैं। ओके, क्योंकि इसकी टेंसाइल डक्टिलिटी माने एक तरह से समझो कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उस मटेरियल की बहुत बढ़िया है। और आपका आंसर है टफनेस। तो टफनेस ऐसे समझो जैसे कोई एक आपका मेटल की स्ट्रिप पड़ी हुई है या मेटल का रॉड पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसके ऊपर ब्लो करोगे, आपका हथौड़ा अगर उसके ऊपर मारोगे, ठीक है, हैमर जोर जोर से भी मारोगे, स्टिल वो अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है, स्टिल उसको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप माइक्रोन में देखोगे, मतलब लाइक कि आप माइक्रोस्कोपिक उसका व्यू देखोगे, तब भी उसका अगर किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मटेरियल क्या है, टफ है। तो ये दो आप पॉइंट्स समझ रहे हो कि आप बोलते हो कि हार्ड एंड टफ, तो हार्ड एंड टफ माने क्या, डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखना, हार्डनेस इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सरफेस प्रॉपर्टी। और टफनेस जो होता है ये एक्चुअली कोर से होता है, उसके कोर। ओके, क्योंकि अगर आप मारोगे किसी को, ठीक है, अगर आप किसी को मारोगे, ठीक है, तो वो अगर आपको पलट के नहीं मार रहा है तो समझ लेना कि दैट इज टफ मटेरियल। ओके, नेक्स्ट ये है आपका, ये मैंने सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था याद रखने के लिए, बस ये याद रखो कि इसका जो शॉक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, टफनेस अगर ज्यादा है किसी मटेरियल की तो। ओके, नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है, आपको बाद में इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, डॉल पिन्स आर यूज्ड फॉर। तो देखो डॉल पिन्स जो है ये आपको कहाँ पे मिलेंगी, डॉवल पिन्स कहो इसको या, तो ये हिडन फास्टनिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हिडन फास्टनिंग माने फास्टनिंग की है लेकिन आपको पता नहीं है कि फास्टनिंग हो रखी है, ठीक है, हिडन फास्टनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से जैसे अगर कोई मटेरियल है, ओके, एक सपोज एक वर्क पीस है यहाँ पे, दूसरा एक वर्क पीस यहाँ पे हम इसके साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमने फास्टनिंग कर रखी है, दो कील यहाँ पे ऐसे गाड़ रखे, समझो स्टड है वगैरह कुछ है, ओके, इस तरह से। तो ये जो है आपने इसको छुपा दिया है, सरफेस के अंदर ही छुपा दिया। अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन इतना भी इजी से आप देख नहीं पाओगे, हिडन है, हिडन है, छुपा हुआ है। ये मटेरियल जुड़े हुए हैं, इसी स्टड के हेल्प से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इस स्टड को आप ऊपर नहीं देख सकते। वहीं अगर कोई दूसरा है स्टड या फिर दूसरा नेल वगैरह है, तो इसका जो टॉप है, ठीक है, इस स्टड का जो टॉप फेस है आप वो देख पा रहे हो। आप बोलोगे अच्छा ये दोनों जो मेटल्स है या ये दोनों जो मेटल की स्ट्रिप है ये जुड़ी हुई है इस कील की वजह से, लेकिन डॉयल पिन में इस तरह से नहीं होता है, वो हिडन हो जाते हैं, ठीक है, वो हिडन हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ये है हिडन फास्टनिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस मूव बाय अ नट ऑन वन रोटेशन इज इक्वल टू। तो जो नट के वन रोटेशन में मूव किया जाता है डिस्टेंस, उसे क्या कहेंगे, तो उसे देखो लीड कहेंगे। क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। ओके, इस तरह से समझो, अगर आप ऐसे समझो कि ये जो डिस्टेंस मूव किया गया है नट के द्वारा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस मूव किया गया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ वंस अगेन। ओके, तो डिस्टेंस जो मूव किया गया है एक वन रिवॉल्यूशन में, ठीक है, कितने, वन रिवॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लीड।
और ये जो डिस्टेंस होता है इसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल जनरली यूज्ड इज। तो ब्रेजिंग क्या है? एक तरह से समझो ये भी एक फास्टनिंग का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, दो मेटल इसमें फास्ट किए जाते हैं, दो दो मेटल के स्ट्रिप हो या रॉड्स हो, कुछ भी हो, उनको जोड़ा जाता है। ओके, तो इसमें किस तरह का फिलर मेटल यूज किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसमें जो फिलर मेटल यूज किया जाता है वो किया जाता है कॉपर एंड जिंक अलॉय का। इसमें बहुत सारे फिलर मेटल यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन अलॉय का भी जो है आपका यहाँ पर फिलर यूज किया जाता है। और एल्यूमिनियम जिंक अलॉय माने ये क्या है आपका? ये है आपका ब्रास। ठीक है, क्या है? ये आपका ब्रास है। और कॉपर फॉस्फोरस भी यूज किया जाता है। ठीक है, कॉपर फॉस्फोरस अलॉय भी यूज किया जाता है। दूसरा और क्या यूज किया जाता है इसमें? कॉपर, सिंपल कॉपर भी यूज किया जाता है एज अ फिलर मेटल। कॉपर गोल्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कॉपर प्लस गोल्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ फिलर मेटल इन ब्रेजिंग। अब गोल्ड कहाँ पर? जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं और वहाँ पे ब्रेजिंग की जरूरत है, तब गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर स्पेस वगैरह में जब लाइक कि वहाँ वहाँ के अगर कोई सैटेलाइट वगैरह बनाए जा रहे हैं तो वहाँ पे ब्रेजिंग अगर करानी है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो सिल्वर और गोल्ड से हम उसको प्लेटिंग वगैरह करते हैं, या फिर उसका क्या कहेंगे, उसको वेल्डिंग वगैरह की जाती है। तब इस तरह का एक्सपेंसिव वहाँ पे मेटल यूज किया जाता है। तो ब्रेजिंग में ध्यान रखना, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का फिलर यूज किया जाएगा, कॉपर और जिंक का फिलर यूज किया जाएगा, लेकिन कॉपर और टीन का फिलर नहीं यूज किया जाता है। ओके, और दूसरी बात यहाँ पे जो है, मैंने अभी ब्रास लिखा था, ब्रास और ब्रोंज, ये इतना कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, समझ नहीं आता है कि मैम इसका जो, ये सबको पता है कि ये कॉपर के अलॉयज है। ओके, कॉपर के अलॉयज है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि मैम इसके साथ जिंक है या इसके साथ टीन है। ध्यान रखिए, मेरा खुद का एक ऐसा ट्रिक है, वो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ। ऑब्वियसली बचकाना ट्रिक है, बट याद रखने के लिए बहुत बेहतरीन है। ब्रास और ब्रोंज, इसकी स्पेलिंग को ध्यान रखिए। ठीक है, इसके स्पेलिंग को ध्यान रखिए। तो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे जेड है। ओके, इसके ब्रोंज के स्पेलिंग में जेड है, तो यहाँ पे जेड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टिन। ठीक है, क्या आएगा? टिन आएगा। और यहाँ पे जेड नहीं है तो यहाँ पे आएगा जिंक। अब ये जो है, ये चीजें फैक्चुअल है बच्चों, है ना, फैक्चुअल है। हमें जाकर कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर कोई किसी तरह का अलॉय बनाना है क्या? नहीं बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। अगर आप चाहते हो इस तरह से याद रखना तो याद रख लो, क्योंकि 2 मार्क्स लेना है किसी एग्जाम में, एक मार्क्स से भी आपका रैंक कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, आपको खुद को यकीन नहीं होगा। दैट्स वाई जो चीजें याद रखना है, जिसको रट्टा मारने की जरूरत है, उसे रट्टा ही मारो। ऐसे मत समझो कि यार ये कंसेप्ट से बता सकती थी मैडम या फिर कंसेप्ट से सिखा सकती थी, सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर टीचर को पता है कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है। तो इसको ऐसे ही याद रखो, याद रह जाएगा, जिस तरह से मेरी ट्रिक है। ठीक है, बहुत आसानी से आप लोग इसको याद कर लोगे। ओके, तो जेड पे ध्यान रखना है आपको। ब्रोंज पूछा है तो कॉपर एंड टी नहीं आएगा, अब कोई जेड नहीं आएगा। और ब्रास पूछा है तो अच्छा, यहाँ पे कोई जेड नहीं है इसके स्पेलिंग में, तो मैंने इसमें यहाँ पे जिंक ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना है इसको। और गन मेटल पता है, गन मेटल पता होगा आप लोगों को कि इन दोनों का मिश्रण होता है गन मेटल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द होल ओपनिंग which is required for screwing conical or tapered neck screws is। तो देखो ये किस तरह की, ये जो है ये ड्रिलिंग के ही इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, जिग बोरिंग, जिग ड्रिलिंग। ध्यान रखना है, जो यहाँ पे ऑपरेशन पूछा गया है ये है काउंटर सिंकिंग। कौन सा है? काउंटर सिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, ये काउंटर बोरिंग की तरह ही होता है, बस इसमें थोड़ा सा जो है आपका इस तरह से एक टूल होता है। ठीक है, कोनिकल टूल होता है। उस टूल को उस टूल को उस होल में, होल बनाते समय थोड़ा सा हम वहां पे स्पेस दे देते, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो काउंटर सिंकिंग काउंटर बोरिंग सेम ही है, बस ध्यान रखना है कि आपको कोनिकल जैसे ही शब्द आ जाए, धड़ाल से आपको काउंटर सिंकिंग को टिक करना है। ओके, ये यहाँ पे जो है पॉइंट, कोनिकल या फिर टेपर्ड निक, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे ध्यान रखना है, ये है की पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेकंड कट फाइल इज यूज्ड फॉर। सेकंड कट फाइल किस लिए यूज की जाती है? तो फाइल के 5 ग्रेड है। कितने ग्रेड है? 5 ग्रेड है। एक है आपका, मैं यहाँ लिख के दे देती हूँ आप लोगों को, 5 ग्रेड है। सबसे पहले आप पढ़ते हो रफ ग्रेड के बारे में।
ठीक है। दूसरा आप पढ़ते हो बास्टर्ड ग्रेड के बारे में, तीसरा है आपका सेकंड कट, चौथा है आपका स्मूथ, ओके, और फिफ्थ है आपका डेड स्मूथ। ध्यान रखना है। तो जो रफ आपकी जो फाइल होती है, ये हम लोग लार्ज क्वांटिटी में अगर मटेरियल को रिमूव करना है या फिर रफ एजेस है उन्हें अगर हमें स्मूथ करना है तब हमें इसे इस्तेमाल किया जाता है। बास्टर्ड जो फाइल होती है यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में आपका जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल रिमूवल होता है। सेकंड कट जो फाइल होती है इसमें जो है आपको फिनिश मटेरियल मिलता है। किस तरह का मिलेगा? फिनिश, माने जैसे आपका जो साइज चाहिए, आपको एक्यूरेट जो साइज चाहिए वो आप फाइलिंग से ले सकते हो। इतना मतलब ज्यादा मटेरियल रिमूव नहीं होगा, थोड़ा सा माइक्रोन में आपको मटेरियल रिमूव कर रहा है। तो क्या आप बास्टर्ड फाइल का इस्तेमाल करोगे? नहीं, क्योंकि अगर बास्टर्ड फाइल उसके ऊपर घुमाओगे तो इतना वो पूरा मटेरियल निकाल देगा कि फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, फिनिशिंग करनी पड़ेगी, मशीनिंग करनी पड़ेगी, इस तरह से होगा। तो अगर आपको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए और आपको पता है कि मुझे उसमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव नहीं करना है, बस कुछ माइक्रोन का एक लेयर उसका हटाना है, तब आपको स्मूथ फाइल या फिर सेकंड कट फाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्मूथ फाइल का भी इसी तरह से, स्मूथ फाइल में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो है आपका मटेरियल रिमूव होता है, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल रिमूव होता है। और डेड स्मूथ में तो इससे भी कम मटेरियल रिमूव होता है, बहुत ही कम मटेरियल रिमूव होता है, और जो है एकदम फिनिश प्रोडक्ट आपके हाथ में आकर मिल जाता है आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना था, सेकंड कट फाइल जो है, सेकंड कट फाइल इज यूज्ड फॉर, तो सेकंड कट फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग, इट नॉट यूज फॉर रफनिंग, नो। इसके लिए बास्टर्ड और रफ फाइल है। रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी, नो, बास्टर्ड फाइल इसके लिए उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस, थोड़ा सा जूम, ओके, अभी दिख रहा होगा आप लोगों को। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रिवेट होल सेंटर टू द प्लेट एज इज, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट मी ड्रॉ डायग्राम ओवर हियर फॉर यू, और इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये एक प्लेट है सपोज, ये दूसरा प्लेट है, यहाँ पे हम रिवेट्स लगा रहे हैं, ओके, कुछ इस तरह से हम कंसिडर कर लेते हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे, ओके। तो ध्यान रखना है, जो दो सेंटर्स है, इसका एक सेंटर है और इसका एक सेंटर है, तो इन दोनों स्टड के सेंटर के बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों रिवेट के बीच का जो अंतर होता है वो होता है 3D। और ये जो एज है, इस सेंटर से लेके इस एज के दरमियान जो अंतर होता है, डिस्टेंस होता है, वो होता है 2D। कितना होगा? 2D, ओके। ध्यान रखना है, किसके D? रिवेट के डायमीटर। ये D जो होता है, ये क्या होता है? D, ये रिवेट का डायमीटर होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। ध्यान रखना है, एज से सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, जो पहला हम रिवेट लगाते हैं किसी भी एज से पहले, ये एक एज है, ठीक है, इस एज से अब कहीं हमें रिवेट लगाना है तो कहाँ लगाएंगे? तो यहाँ से 2D तक, डी क्या? रिवेट का जो डायमीटर है वहां, वो उतना डिस्टेंस हम छोड़ेंगे उस एज से, फिर वहां पे हम जो है रिवेट यहाँ पे रिवेटिंग करेंगे, ऐसे ध्यान, ओके। और दो रिवेट के बीच में कितना डिस्टेंस देना है? तो 3D का डिस्टेंस देना है। 3D माने कि सपोज अगर कोई रिवेट है 10 डायमीटर उसकी, तो कम से कम आप जो है 30 mm का जो है डिस्टेंस छोड़ेंगे दो रिवेट को, दो रिवेट के बीच में, दो रिवेट के डिस्टेंस सेंटर के बीच में, ओके। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिशन फिट। तो फिट तीन टाइप की होती है, एक होती है क्लियरेंस फिट, दूसरा होता है आपका इंटरफेरेंस फिट, और थर्ड वन इज ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट इन दोनों फिट का एक समीशन होता है, ठीक है। कभी कभी वो क्लियरेंस भी देता है, कभी कभी वो इंटरफेरेंस भी देता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि आपका जो होल होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है और शाफ्ट जो होता है वो आपका छोटा होता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि आपका शाफ्ट बड़ा हो जाता है और आपका जो होल रहता है वो छोटा होता है, ओके। और ट्रांजिशन फिट में ये चलता रहता है, मतलब कभी क्लियरेंस मिल जाएगा, कभी इंटरफेरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं इन्होंने, ध्यान रखना है। रनिंग फिट माने ये क्लियरेंस फिट है, रनिंग फिट माने क्या है? क्लियरेंस फिट है, होल बड़ा है, शाफ्ट छोटा है, तो जो आपका शाफ्ट है वो मूव कर पा रहा है। एक्सपांशन फिट, ये एक तरह से आप समझो जैसे श्रिंकेज फिट ही एक तरह से समझो कि इसमें क्या है कि इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। और रिंगिंग फिट जो होता है ये आपका ट्रांजिशन फिट का एग्जांपल है। इसमें कभी कभी आपको क्लियरेंस भी मिलता है, कभी कभी इंटरफेरेंस मिलता है। आपको श्रिंकेज फिट का एक बार क्वेश्चन आ चुका है, वो हम कभी डिस्कस करेंगे आगे, बहुत सारे पेपर्स हैं हमारे पास, तो उसमें भी पूछा गया था कि भाई श्रिंकेज फिट किस
आपके फिट में यानी क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना है। जब आपका शाफ्ट बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि शाफ्ट को हम लोग उसको गर्म करते हैं, ठीक है, एक टेम्परेचर पे उसको हम अ, उसको गर्म करने के बाद उसे होल में हम उसको फिट करेंगे। बाद में क्या होता है कि जैसे वो ठंडा होगा, क्योंकि गर्म करने के बाद वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा सपोज। और फिर जैसे ही वो होल में चलाया जाएगा, एक्सपांड भी होगा, तो नथिंग मैटर, वहां पे फिट हो चुका होगा। ओके, तो ध्यान रखना है। आपको इंटरफेरेंस फिट का बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें आपको ट्रांजिशन फिट का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो रिंगिंग फिट जो है ये इसका राइट आंसर है। और इसकी स्पेलिंग यहाँ पे डब्ल्यू से स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट इन्होंने आर से यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। सॉरी, सॉरी फॉर माय वॉइस। नेक्स्ट, ये नॉन टेक का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर हेड बोल्ट्स आर जनरली यूज्ड फॉर। तो जो स्क्वायर हेड बोल्ट होते हैं, बहुत सारे टाइप की बोल्ट है, हेक्सागोनल, सिलेंड्रिकल हेड, स्क्वायर हेड, कप और राउंडेड हेड। तो ये इस तरह की जो बोल्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना आप लोगों ने। ओके, तो ये जो स्क्वायर हेड का जो बोल्ट है वो इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे ज्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर अपर्याप्त जगह है, स्पैनर भी वहां पे नहीं जा सकता, स्पैनर को भी जाने में कठिनाइयां हो रही है, तब हम स्क्वायर हेड का इस्तेमाल करते हैं। प्लेस वेयर इन एडिक्वेट स्पेस एंड डिफिकल्टी इन फिक्सिंग स्पैनर यूज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज। तो लीस्ट काउंट क्या होता है कि ऐसा मेजरमेंट या फिर ऐसी वैल्यू जो कि उतनी कम वैल्यू जो कि वो जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर पाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है ये 0.01 mm है, माने इतना छोटा 0.01 mm तक जो भी मेजरमेंट होगा वो माइक्रोमीटर कर पाएगा। 0.01 mm से ज्यादा तो कर ही पाएगा, लेकिन हम पूछते हैं ना कि कम से कम कितना कर पाएगा, तो कम से कम 0.01 mm तक वो कर पाएगा। 0.02 mm ये वर्नियर कैलिपर का है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर कम से कम 0.02 mm तक वो जो है मेजर कर सकता है। और आपकी जो स्टील रूल होती है, ठीक है, स्टील रूल जो होती है तो वो आपके 0.5 mm तक आपका मेजर कर सकती है। उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, 0.5 mm। ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल यूज फॉर रिमूविंग मेटल इन लार्ज क्वांटिटी। तो थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जो आपकी बास्टर्ड फाइल होती है, ठीक है, बास्टर्ड फाइल होती है वो लार्ज क्वांटिटी में मेटल रिमूव करती है। रफ फाइल भी करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में रफ फाइल है नहीं, तो ऑब्वियसली हमें बास्टर्ड फाइल के साथ ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज। तो एक्मे थ्रेड एक ट्रेपेजोइडल थ्रेड का ही एग्जाम्पल है। तो एक्मे थ्रेड में जो एंगल होता है वो होता है आपका 29 डिग्री। कितना होता है, 29 डिग्री, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक्मे थ्रेड का इस्तेमाल आपके जो लेथ का लीड स्क्रू होता है, ठीक है, लेथ में जो लीड स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे जो थ्रेड होती है वो एक्मे थ्रेड ही होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए लेथ के लीड स्क्रू में। ओके, नेक्स्ट, थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ लेथ इज, अरे आ ही गया ये क्वेश्चन, देखो, थ्रेड ऑफ लीड स्क्रू ऑफ लेथ इज, तो ये होता है एक्मे थ्रेड वहां पे, ठीक है, एक्मे थ्रेड होता है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फिट इन विच फीमेल पार्ट इज फिटेड व्हेन मेल पार्ट इज इन हॉट कंडीशन इज कॉल्ड। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आप लोगों को, जब शाफ्ट बहुत बड़ी हो जाती है, होल छोटा है सपोज, ठीक है, ये शाफ्ट है और ये जो आपका होल है ये छोटा हो गया, तो क्या करेंगे, तो इसे हम जो है इसे हम क्या करेंगे, हॉट कंडीशन में लेकर जाएंगे, इसको गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या होगा कि ये श्रिंक हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब ये सब साइज छोटा हो जाएगा तो हम इसमें इसको फिट कर देंगे, और फिर ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये एक्सपांड होने लग जाएगा, और एक्सपांड होके वहां पे जो है वो फिट बन जाएगी। तो इसे हम कहते हैं श्रिंकेज फिट। किस तरह की फिट कहेंगे बच्चों, श्रिंकेज फिट कहते हैं इसको, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ प्रिक पंच इज। तो देखो, आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ रखा होगा फिटर में, बेसिक आपका जो फिटिंग में आपने पढ़ रखा होगा पंचेस के बारे में। तो 3 टाइप के पंचेस हम पढ़ते हैं। एक होता है आपका सेंटर पंच, ठीक है, सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का जो होता है वो 90 डिग्री होता है, सेंटर पंच
90 डिग्री एंगल होता है। 30 डिग्री एंगल ये है प्रिक पंच, और जो 60 डिग्री होता है वो आपका होता है डॉट पंच। इस पंच का इस्तेमाल हम विटनेस मार्क्स देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रिक पंच का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि डिवाइडर जो है वो अच्छे से वहाँ पे सेट डाउन हो जाए, डिवाइडर का जो लेग है, पॉइंटर है, वहाँ पे सेट हो जाए, और वो कर्व वगैरह लेने के लिए हमें इस्तेमाल में लेकर आए। और सेंटर पंच का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम इस तरह से पंच कर देते हैं, बिकॉज 90 डिग्री का पंच है तो वाइड जो है होल बनता है, वहाँ पे वाइड ऐसा पंच होल बन जाएगा। तो उसमें जो है जो ड्रिल बिट होती है, ठीक है, जो ड्रिल बिट होती है उससे स्टार्टिंग में बेस मिल जाता है, वहाँ पे बैठने के लिए एक समझो जैसे जगह मिल गई, और फिर वो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है वो ड्रिलिंग कर पाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल भी हो गए। ये भी लिख लेना कि कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये यूजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल यूज्ड बाय डाई मेकर्स फॉर इनलार्जिंग द होल। तो जो डाई मेकर्स फाइल यूज करते हैं, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फाइल्स है, ये स्पेशल फाइल्स है, ये आपको आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर में मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, रोटरी फाइल जो आपने 1st सेमेस्टर में ही पढ़ रखी है, ये डाई मेकर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक मोटर पे लगाई जाती है। ओके, एक मोटर पे एक रोटर की तरह एक मोटर होती है, उसके ऊपर एक मतलब पोर्टेबल मोटर होती है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल शाफ्ट पे ये लगाई जाती है, और ये मूव करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। और ये राउंड राउंड ही साइज में होते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन भी अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये राउंड ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द वेल्डिंग सिंबल यूज फॉर फिलेट वेल्ड। तो वेल्ड सिंबल्स होते हैं, उन्हें अच्छे से याद रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलेट वेल्ड के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है ये, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है, ये ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेरिंग्स द बेरिंग प्रेशर इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ अ शाफ्ट। तो मैंने बेरिंग चैप्टर पढ़ा रखा है आप लोगों को क्लास नंबर 10 में, हिंदी में पहले जो वीडियो लिया था उसमें मैंने बेरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए। तो मैंने कहा भी था कि एक्टिंग परपेंडिकुलर और पैरेलल, ये दो ही फोर्स के बारे में पूछता है। तो परपेंडिकुलर है माने क्या है, वो है जनरल बेरिंग, और अगर पैरेलल पूछेगा तो ध्यान रखना वो होगी आपकी थ्रस्ट बेरिंग। कौन सी होगी, थ्रस्ट बेरिंग। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बेरिंग है जो हाई स्पीड में इस्तेमाल की जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो बॉल बेरिंग का जो इस्तेमाल होता है वो हाई स्पीड में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट, द टॉलरेंस ग्रेड विच कैन बी ऑब्टेन इकोनॉमिकली बाय ग्राइंडिंग प्रोसेस इज। तो जो टॉलरेंस ग्रेड है, ये टोटल कितने टॉलरेंस ग्रेड है, तो 18 है, कितने हैं, 18 है। तो 18 ग्रेड में हर एक ऑपरेशन में कौन सी फिनिशिंग मिलेगी, किस तरह से आपको ग्रेड मिलेगा, उसके बारे में लिखा गया है। और ये शुरू होता है IT01, IT0, देन फिर IT1, और सो ऑन टू IT16। ठीक है, आप बोलोगे मैम IT16, अभी तो आप 18 बोल रही थी और यहाँ पे सिर्फ 16 तक ही क्यों लिख रही हो। तो ध्यान देना, मैंने यहाँ पे जो दो स्टार्टिंग में लिखे हैं ग्रेड्स, IT01 और IT0, ये आ गए। इसके बाद अब ऑब्वियसली 16 ही बच रहे हैं नंबर, तो ये IT1 से लेके IT16 तक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसका टेबल होता है, आपके बुक में होगा वो टेबल, उसको या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, चाहे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, उसको याद कर लो। ओके, तो देखो, जो ग्राइंडिंग प्रोसेस से हम टॉलरेंस ग्रेड ला सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो है IT6। कितना है, IT6। हाई क्वालिटी और टर्निंग जो होती है, हाई क्वालिटी टर्निंग या ब्रोचिंग है, वहां पे हम IT7 ग्रेड तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि लैपिंग प्रोसेस से कितना मिल सकता है आपको जो टॉलरेंस है, तो वो IT4। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है जिनके बारे में याद रखो, इतना ही पूछा जाता है लैपिंग और आपका टर्निंग के बारे में, ग्राइंडिंग के बारे में। और भी अगर पूछा जाए, ड्रिलिंग का वगैरह नहीं पूछा जाता है क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा टॉलरेंस आपको मिलता नहीं है। ओके, मतलब रफ मिलता है, उतना अच्छा नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ 530H7D9 द D9 इंडिकेट्स व्हाट। तो ये जो D9 है, ये जो 530 है, ये बेसिक साइज है, और ये जो H7 है ये होल साइज है, ठीक है, और ये जो D9 है ये आपका है शाफ्ट। क्या है, शाफ्ट है। तो यहाँ पे होल आपका छोटा लग रहा है, शाफ्ट बड़ा लग रहा है, तो ये किस तरह का फिट होगा, ये होगा आपका इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, और जो D9 है ये आपकी शाफ्ट की साइज क्या है,
shaft size. Okay, next question. If a gear has 40 teeth, कितने 40 teeth with a pitch circle diameter 240 mm, the module of gear is, तो module of gear का डेफिनेशन क्या है? मॉड्यूल ऑफ गियर कहता है कि पिच सर्कल डायमीटर, इट इज द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टिथ, ठीक है, टू द नंबर ऑफ टिथ, इस तरह से होता है m डिवाइड बाई t। तो पिच सर्कल डायमीटर कितनी है? 240, और आपके नंबर ऑफ टिथ कितने हैं? 40, तो आंसर क्या आएगा? 6 mm। कितना आएगा? 6 mm। तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मास प्रोडक्शन parts made to definite limit of error is called। तो मास प्रोडक्शन में क्या करते हैं कि हम एक लिमिट ऑफ एरर छोड़ देते हैं, ठीक है, लिमिट ऑफ एरर छोड़ देते हैं। ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो है इंटरचेंजेबिलिटी में। और लिमिट ऑफ एरर का मतलब भी होता है टॉलरेंस और अलाउंसेस। क्या होता है? टॉलरेंस एंड अलाउंसेस का ही मतलब एक तरह से लिमिट ऑफ एरर है। सिलेक्टिव असेंबली में हम लिमिट ऑफ एरर नहीं दे सकते हैं, वहाँ पे हमें एकदम ही फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहिए। एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे एरर्स बहुत ही कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर एरर वहाँ पे टॉलरेट कर ही नहीं जाते, वहाँ पे सेलेक्टिव असेंबली इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इंटरचेंजेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, कि आप लोग, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि आपकी जो बॉटल है, ठीक है, पानी की बॉटल है, वाटर बॉटल, उसका जो वाटर बॉटल है, तो सेम कंपनी की वाटर बॉटल का जो कैप है, एक बॉटल से दूसरे बॉटल में हम फटाक से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक वाटर बॉटल है और दूसरी है, ठीक है, ए बी, तो इसका जो बॉटल का जो आपका कैप है ये यहाँ लग रहा है और इसका यहाँ लग रहा है, क्योंकि सेम कंपनी की है ये, ठीक है, सेम कंपनी के, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही हमको इंटरचेंज करने में, उसके जो भी पार्ट्स हैं उनको चेंज करने में। ओके, लेकिन सेलेक्टिव असेंबली में ऐसा नहीं होता है। सेलेक्टिव असेंबली में जो प्रोडक्ट्स है उसी के साथ वो मैचअप कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ड्राइंग पैरेलल लाइंस एट एनी एंगल। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शंस है, ठीक है, सेट स्क्वायर और क्लिनोग्राफ, दो ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे हम पैरेलल लाइंस एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एट एनी एंगल बोल दिया ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये क्लिनोग्राफ इसका आंसर है। सेट स्क्वायर में दो टाइप के सेट स्क्वायर होते हैं आपके, 30, 60 एंड 90, 45, 45 एंड 90, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कितने एंगल पर हम दे सकेंगे, ऑब्वियसली इतने ही एंगल पे हम जो है लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्लिनोग्राफ पे क्या होता है कि आप जो है किसी भी एंगल पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ओके, किसी भी एंगल पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या हो गया? ये हो गया फैक्चुअल क्वेश्चन। कैसा हो गया? फैक्चुअल क्वेश्चन। तो इसको आपके डायरी में लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। ओके, क्लिनोग्राफ अगर आपको लगता है आपने कभी देखा नहीं है तो क्या कर सकते हो कि इसको गूगल कर लेना, ठीक है, इसको गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। लाइक एक आपका जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर उसी की तरह से होता है। इस तरह से, सपोज मुझे ड्रॉ नहीं करना आ रहा है, मैं आपको अगली क्लास में मे बी इसका इमेज दिखा दूँ या आप खुद डाउनलोड करके देख सकते हो। तो इसमें आप आपका जो एंगल है वो सेट कर सकते हो और फिर उससे आप जो है लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल लाइंस। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल यूज फॉर फाइलिंग द इंटरनल राइट एंगल साइड ऑफ अ जॉब। राइट एंगल साइड ऑफ अ जॉब, तो सेफ एज फाइल, नाइफ एज फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल। तो स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल किया जाता है राइट एंगल साइड अगर जॉब अगर कोई है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें फाइलिंग करनी है, ओके, यहाँ पे फाइलिंग करनी है तो हम किस तरह के फाइल का इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे हम स्क्वायर हेड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि राइट एंगल साइड है और इसका जो एक साइड है हमें इसे सेफ रखना है और सिर्फ यहाँ पे इस सरफेस पे ही फाइलिंग करनी है, ऐसा नहीं कहा गया है। ध्यान से पढ़िए, दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इससे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जो एक साइड है उसको सेफ ही रखना है, इसे कुछ भी किसी भी तरह से इसको स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, हमें जो फाइलिंग करनी है यहीं पर इसी सरफेस पे फाइलिंग करनी है, तब हम सेफ एज फाइल कहेंगे आंसर। लेकिन इसने कहा है राइट एंगल साइड ऑफ जॉब, वहां पे अगर फाइलिंग करनी है तो ऑब्वियसली स्क्वायर फाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है वहां पे। आपका जो हैंड फाइल और सेफ एज फाइल दोनों एक ही है,
ध्यान रखिए, हैंड फाइल और सेफ एज फाइल दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है, जो भी आपकी फाइल होती है, ठीक है, जो भी आपकी फाइल होती है उसमें एक साइड सेफ रखी जाती है। क्या रखी जाती है? एक साइड जो होती है, जो इसका एक एज होता है वो सेफ रखा जाता है। इस पे किसी भी तरह के कोई भी टिथ मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी तरह से कोई भी टिथ यहाँ पे कट नहीं की जाती। तो क्यों सेफ रखी जाती है? इसीलिए सेफ रखी जाती है क्योंकि अगर किसी तरह से हमें लाइक ये कोई आपका मटेरियल है और इस मटेरियल में यहीं पर हमें मटेरियल रिमूव करना है और ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसे सेफ ही रखना है, तो क्या करेंगे फिर? इस तरह की फाइल का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे। ओके। नाइफ एज फाइल जो है ये शार्प ट्रायंगुलर फाइल होती है। पूरी आपकी जो नाइफ होती है, आपकी जो चाकू होती है, आपने घर पे देख रखी होगी, सेम उसी तरह से होती है ये फाइल। ओके, सेम उसी तरह से होती है फाइल। तो इस फाइल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इस फाइल का इस्तेमाल जो है ये किया जाएगा आपका 10 डिग्री अबव एंगल में, जहाँ पर भी फाइलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे हम जो है नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ओके। हैंड आपका जो नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल जो किया जाता है ऐसे ग्रूव्स या एंगल जहाँ पे 10 डिग्री से ज़्यादा एंगल आपको मौजूद होगा। ओके, तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन टेक क्वेश्चन है, नॉन टेक। ओके। द ऑपरेशन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द शीट मेटल जॉब्स। तो शीट मेटल जॉब्स में कौन सा ऑपरेशन करने से हमें वहां पे स्ट्रेंथ मिलती है? तो शेयरिंग, ब्लैंकिंग, स्वैगिंग, पियर्सिंग। पियर्सिंग माने पंचिंग। ओके, इसका ही एक नाम पियर्सिंग है। तो पंचिंग जो एक ऑपरेशन है जिसमें शीट मेटल को स्ट्रेंथ मिलती है, ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टिक वेल्डिंग कॉमनली यूज्ड गैस इज। तो टिक वेल्डिंग जो होता है ये आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें हम जो है इनर्ट गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सा गैस इस्तेमाल करेंगे? तो आर्गन जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो टिक वेल्डिंग है इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या ये कंज्यूमेबल होता है या नॉन कंज्यूमेबल होता है? जो आपका टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है क्या ये कंज्यूमेबल है या नॉन कंज्यूमेबल है? ध्यान रखिए ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। इसमें फिलर मेटल हम इजीली तो इस्तेमाल करते हैं। अगर टंगस्टन का इलेक्ट्रोड अगर कंज्यूमेबल होता तो हम फिलर मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। दो नॉन कंज्यूमेबल आपके जो है वहाँ पे टंगस्टन के इलेक्ट्रोड होते हैं, वर्कपीस होता है और फिलर मेटल एंड देन इनर्ट गैस वगैरह। इसका एक अच्छा सा आप लोग डायग्राम देख लेना, ठीक है। फिलर मेटल होता है इस तरह से, फिलर मेटल, ये रॉड होती है फिलर मेटल की। ये आप सपोज ये आपका इलेक्ट्रोड है, यहाँ से आर्क आ रहा है, यहाँ पे आर्किंग हो रही है, वर्कपीस है। तो यहाँ पे इनर्ट गैस जो है ऑक्सीडेशन खत्म करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन किसी भी तरह से यहाँ इस वर्कपीस के ऊपर ना आए और जो है वेल्ड बहुत ही ज्यादा स्मूथली हो, इसलिए इसमें इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो आर्गन एक इनर्ट गैस है जहाँ पे टिक वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैस है हेलियम, ठीक है, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो हेलियम भी एज अ इनर्ट गैस यूज किया जाता है टिक वेल्डिंग में। नेक्स्ट, अ जिग इज यूज्ड फॉर। तो ये जो जिग एंड फिक्सचर है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना। जिग जो है ये हम टूल को, ठीक है, टूल को गाइड करने के लिए और उसे होल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल। और अगर वर्क पीस हो उसको होल्ड करना है तो हम वहां पे फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। जिग जो है ज्यादातर, जिग जो है ज्यादातर आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा ड्रिलिंग ऑपरेशंस में। ड्रिलिंग, रिमिंग, ड्रिलिंग रिलेटेड जितने भी इसके भाई बहन है, ठीक है, ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग का भाई कौन है? रिमिंग है, ठीक है, टैपिंग है वगैरह वगैरह। तो वहां पे हम जिग्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिक्सचर कहाँ पे यूज किया जाएगा? फिर फिक्सचर आपका यूज किया जाता है, देखो, मिलिंग ऑपरेशंस, ठीक है, मिलिंग ऑपरेशंस में, शेपिंग ऑपरेशन में, वहां पे हम जो है फिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन टेक। ओके, 1 गैलन इज। तो देखो एक गैलन जो होता है, ठीक है, लीटर में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक गैलन जो होता है ये होता है आपका 0.22 लीटर्स, है ना। एक गैलन जो होता है ये आपका होता है 0.22, सॉरी, 1 लीटर जो होता है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 1 लीटर जो होता है वो होता है 0.22 गैलन।
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 गैलन कितना होगा? तो 1 गैलन निकालना है हम लोगों को, तो ये ऑब्वियसली 1/0.22 होगा। तो 0.22 अगर हम देखें, तो ये इसके 4, ठीक है, 22 4 जा 88 ये जाएगा इसका। तो यहाँ पे 4 का ही ऑप्शन है, तो आपको ये इसको अच्छे से करके देखना है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर जो आ रहा है वो 0.546 लीटर, 4.546 लीटर आ रहा है, सॉरी 0 नहीं, 4.546 लीटर आ रहा है आंसर इसका। तो कैलकुलेट कर लेना है इसको, ओके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ अच्छा ये नॉन टेक का क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है सिर्फ। इन ड्रिल जिग, ओके देखो मैंने कहा था ना कि जिग ज्यादातर आपको ड्रिलिंग रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन के वही देखने को मिलेंगे। इन ड्रिल जिग विच पार्ट इज हार्डन, कौन सा पार्ट है जो ड्रिल जिग में हार्डनिंग की जाती है उसकी? जिग बॉडी, बॉडी एंड बुश, या नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए जो बुश होता है उसको ही ड्रिल जिग में हम सिर्फ बुश को ही हार्डन करते हैं, ठीक है, बुश को ही हार्डन किया जाता है। नेक्स्ट, ओके यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इसमें सिर्फ 50 ही क्वेश्चंस थे। आने वाले टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये पेपर ही 50 क्वेश्चन का है। आगे आते आते जो है ये 2012 का पेपर है ना, तो अभी जो पेपर पैटर्न है इसका, इसमें आई थिंक 120 कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के ही होते हैं। तो आने वाले टाइम में हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये जो नॉन टेक के क्वेश्चंस है उसके ये ऑप्शंस है, ठीक है। नॉन टेक के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, सही आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और इसी वीडियो को लाइक कर लेना। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखी है PYPs की, ये जो जितने भी फिटर है, वेल्डर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ये सब मैं डिस्कस करूंगी। जितना भी मुझे आता है वो सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज को फॉलो कर लेना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।